फॉर सेक ऑफ कि हम जो है नॉन फाइलर का टैक्स बचा लें और वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बहुत बड़ी मैसिव एक क्वांटिटी उन लोगों की है जो कि सिर्फ इसलिए फाइलर बनते हैं कि उन्होंने या तो कोई गाड़ी परचेज करनी होती है या प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी होती है। अभी देखिए 7% उन्होंने कर दिया परचेज पे, तो अगर वो फाइलर है तो 2% है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब देखिए लिबर्टी में बैठा हुआ शॉपकीपर और एक गोजरा की तहसील के किसी गांव में बैठे हुए शॉपकीपर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो ये तो वो ज्यादती वाली बात है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, वो चाहे कोई गली की दुकान हो या कोई बड़ा ऑफिस हो, सब लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा हो गए, टैक्स इस तरह से हो गए, टैक्स को ऐसे होना चाहिए, टैक्स को ऐसे नहीं होना चाहिए, टैक्स ने जो है वो हमारी कमर तोड़ दी है, बिल्स पे टैक्स आ गए हैं। तो टैक्स की गुफ्तगू हर जगह पे होती है। इसलिए आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो खसूसी तौर पे इस एरिया के एक्सपर्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है वो किस हद तक सही है, क्या जो लोग गिला करते हैं उनकी बातें वाकई दुरुस्त हैं या वो महज सिर्फ उनकी अपने ख्यालात में मबनी है। ये सारी गुफ्तगू हम इनसे जानेंगे और टैक्स के बारे में डिटेल से हम इनसे पूछेंगे कि कितने % टैक्स आम चीज़ों पर है, बिल्स पे टैक्स क्यों है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस से मुल्क को क्या फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने इस पहले तो लॉ की फील्ड में आप आए और फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और टैक्स कलेक्शन इस डिपार्टमेंट को आपने कैसे ज्वाइन किया? देखिए शुरू से मेरा प्लान ये था कि मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जो है एक एफर्ट करूं और इसमें एज ए प्रोफेशनल एंट्री दूं। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैंने जब देखा कि अकाउंट एंड फाइनेंस के साथ जो पाकिस्तान में सर्विसेज है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए होता है, उसमें उसको चाहिए होता है कि साथ टैक्स के सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, क्योंकि विदाउट टैक्सेशन जो है वो अकाउंट्स फाइनेंस इज़ नथिंग फॉर इन द आइज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इसलिए मैंने फिर इसको ज्वाइन किया, साथ फाइनेंस के साथ टैक्स को जोड़ा, तो ये एज ए होल एक कॉर्पोरेट पैकेज बन जाता है कि एज ए कॉर्पोरेट लॉयर। सर, आपकी जो कंपनी है खालिद महमूद एंड कंपनी, उस नाम से आप चला रहे हैं जोहर टाउन में, सर ये इस वक्त करंटली क्या क्या सर्विसेज दे रही है? हम लोग बेसिकली इनकम टैक्स में स्पेशली देख रहे हैं मामला, रिटर्न्स फाइलिंग से लेके उसकी टोटल रिटर्न्स की प्रिपरेशन से लेके उसकी आगे एपिलेट फोरम पे सारी लिटिगेशंस, हाई कोर्ट लेवल पे सारे फोरम्स पे उसकी लिटिगेशंस को देखते हैं, और सेल टैक्स मीन मतलब सेम एज सेल टैक्स को देख रहे हैं, और उसके साथ बैंकिंग सेक्टर को देख रहे हैं। बैंकिंग के साथ जो लिटिगेशंस होती हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, उसको स्पेशली देख रहे हैं। सर, अपने आप को टैक्स के लिए रजिस्टर्ड करवाना ये किस हद तक अहम है एक आम शहरी के लिए? एक तो ये बताएं, और फिर इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? अच्छा देखिए, पता क्या है, अगर तो आपने वन टाइम ट्रांजैक्शन करनी है, लाइक एज आप बाहर रहते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जो बाहर रहते हैं, उन्होंने वन टाइम परचेज या सेल करनी होती है, तो वो जस्ट फॉर सेक ऑफ कि हम जो है नॉन फाइलर का टैक्स बचा लें और वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब एक दफ़ा तो रिटर्न फाइल कर दिया, नेक्स्ट फिर उनको नोटिस आएंगे कि भाई आपने रिटर्न, अगर आपने 2019 की रिटर्न फाइल की है तो 2020 की भी कर दें, 21 की भी करें, 22 की भी करें। सो इस तरह से वो सिलसिला चल निकलता है, और एडवाइज़र उसको प्रॉपरली एडवाइस नहीं कर पाते कि भाई जान अगर आप इस वक्त नॉन फाइलर का टैक्स पे कर देंगे तो आपका तो कंसर्न ही नहीं है इधर पाकिस्तान में कोई ऐसा, तो आपने तो जस्ट एक ट्रांजेक्शन करनी है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त पता है कि सबसे बड़ा मसला है, जो न्यू फाइलर्स हैं उसमें से बहुत बड़ी मैसिव एक क्वांटिटी उन लोगों की है जो कि सिर्फ इसलिए फाइलर बनते हैं कि उन्होंने या तो कोई गाड़ी परचेज करनी होती है या प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी होती है। यू नो कि इस वक्त प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पे डबल टैक्स है नॉन फाइलर के लिए। सही। तो जब उसकी वैल्यू को एक्यूमुलेट किया जाता है तो उसमें वो देखा जाता है कि वो वैल्यू तो बहुत बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी देखिए 7% उन्होंने कर दिया परचेज पे, तो अगर वो फाइलर है तो 2% है, और ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि लोग क्या करते हैं कि उसमें फाइलर बन जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ कि जो एक रेगुलर रूटीन में बिजनेस कर रहा है उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो फाइलर बने या रजिस्टर्ड हो। उसके लिए अली भाई बहुत ज़रूरी है ठीक है कि वो रजिस्टर्ड हो,
क्योंकि इस वक्त ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ डाटा FBR के पास सारी इंफॉर्मेशन जा चुकी है। सही। आप कोई ट्रैवल करते हैं, बिजली के बिल 50,000 से ज़्यादा देते हैं, या कि आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़, इवन इंटरनेट का बिल पे हो रहा है, सही। उस पे जो टैक्सेस कटते हैं वो सारे के सारे FBR के पोर्टल पे चले जाते हैं। सो इसलिए भी रजिस्टर होना ज़रूरी है कि बाद में जब कंसीलमेंट का केस बनता है तो उसमें पेनल्टियाँ भी डबल लगती हैं, सारी चीज़ें डबल लगती हैं। सो मेरी सजेशन ये है कि जो नॉर्मल रूटीन में लोग बिज़नेस कर रहे हैं और वो सेल परचेज भी एसेट्स की कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो रजिस्टर्ड हो जाएं। सर आम तौर पे जो हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन है किसी भी चीज़ पे किसी भी प्रोडक्ट पे वो 17% है तकरीबन। जी जी। तो सर ये जो 17% है ये सारी क्या गवर्नमेंट के पास जाती है या इसका आगे प्रोसीजर किस तरह ये होता है डिवाइड? अच्छा मेरे ख्याल से ये पब्लिक के साथ ज़्यादती है, और स्पेशली जो एंड कंज्यूमर है। देखिए एक सोप है, वो तो एक वो गरीब आदमी भी यूज़ करता है जो कि बिल्कुल गरीब आदमी है, जो कि 1000 या 1100-1200 रुपया डेली पे काम करता है, और एक रिच आदमी भी करता है। तो टैक्स तो उस पर 17% वो गरीब आदमी भी दे रहा है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो अभी तक मेरी स्टडी में आया, ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा मायूस कुन है। वो इस तरह से कि 17% कलेक्शन ज़रूर होती है, सही। लेकिन 17% जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में डिपॉजिट नहीं होता। ये मैक्सिमम अभी मेरी एक FBR ऑफिशियल से भी लास्ट वीक में बात हुई थी, तो ये मैंने रिकन्फर्म किया था उनसे कि ये मैक्सिमम 5 to 6% जो है वो डिपॉजिट होता गवर्नमेंट के है। पास। बाकी सारे का सारे इम्पोर्ट एडजस्टमेंट में चला जाता है, सही। जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी परचेजेस पे टैक्स पे किया होता है, वो उसके अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट ले लेता है। सही। सो गरीब आदमी ने तो 17% पूरा दे दिया। अच्छा, इसमें देखिए ये पिछली गवर्नमेंट में मैंने सुना था कि वो इसमें कुछ पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे टैक्स को ले आएँ, उसमें इनपुट ख़त्म कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर सिंगल डिजिट पे आते हैं और मैक्सिमम पे रहते हैं, यानी कि 9, तो 9% पे भी टैक्स तो रेवेन्यू तो डबल हो जाएगा। तो लेकिन गरीब पे भी 8% के हिसाब से जो है वो महंगाई का बोझ कम होगा। सर ये हमारी जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे अब हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे बिल्स पे हैं, इनडायरेक्ट हैं वैसे डायरेक्ट तो नहीं है, बिल्स पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स आजकल हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है और बहुत मतलब क्योंकि बिल्स तो हर किसी ने पे करने हैं, लोअर मिडिल क्लास ने भी, मिडिल क्लास ने भी, तो वो ज़्यादा अपसेट होते हैं इन चीज़ों से। तो आप क्या समझते हैं कि बिल्स में इतना हैवी टैक्स इम्पोज करना, क्या ये पॉलिसी ठीक है? नहीं, सर्टनली नॉट, ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मजबूरी ये होती है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किसी भी तरीके से बिलों के ज़रिए या किसी भी और इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करते हुए टैक्स की कलेक्शंस की जाए। क्योंकि पाकिस्तान में भी टैक्स का कल्चर नहीं है, लोग टैक्स देना जो है वो इतना खुशी से नहीं देते और ना ही लाइक करते हैं इसको कि जी हम टैक्सेस पे करें। सो गवर्नमेंट को फिर चैनल्स अडॉप्ट करना पड़ता है इनडायरेक्ट का। अच्छा, इसमें जो ज़्यादती होती है पब्लिक के साथ वो ये है कि सारे लोग इस रगड़े में आते हैं। जैसे अभी ये पिछले दिनों टैक्स लगा था वो 3000 और 6000, तो उसमें वो गरीब आदमी जो दूर दराज के देहातों में बैठा हुआ है उसकी शॉप पे भी, हालांकि उसके बेचारे की तो शायद रेवेन्यू भी इतना ना हो टोटल जो उसको मंथली टैक्स में देना पड़ा। तो मेरी तो ये राय भी है और सजेशन है गवर्नमेंट को कि देखिए इस तरह के टैक्सेस जब भी लगाए ना उसमें सिलेक्शन करें और कैटेगराइज करें अपने मुल्क। ये बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। अब देखिए लिबर्टी में बैठा हुआ शॉपकीपर और एक गोजरा की तहसील के किसी गांव में बैठे हुए शॉपकीपर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो ये तो वो ज्यादती वाली बात है ना। तो आप क्लासेस बना लें कि A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, और फिर सिटीज़ में ले आएँ, तो फिर जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। आप एक ही वो लगाते हैं वो फार्मूला और सारे मुल्क पे एज ए होल वो अप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। सर आपका ताल्लुक है, आप टैक्सेशन को भी बड़ा डीपली स्टडी भी कर चुके हैं, देखते भी हैं, मुल्क के मामलात पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर इस सारी सिचुएशन का एक वे आउट क्या है पाकिस्तान में? क्या फौरी तौर पे क्या इसकी आपकी तरफ से क्या सजेशन है कि अगर ये 1 या 2 काम कर लिए जाएँ तो फौरी तौर पे चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं? सर एक दो मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि इनको चाहिए कि ये सिंगल डिजिट पे ले आएँ। चलिए एटलीस्ट 8 to 9% आवाम को रिलीफ मिलेगा जो कि डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, उसमें बिजनेसमैन को कोई लॉस नहीं है।
صحیح. اس کا انپٹ وہ پرچیز پہ پے ہی نہیں کرے گا تو اس کو انپٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو فوکس کرنا چھوڑ دے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف دھیان دے. ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک بڑے شہر ٹیکس پے کر رہے ہیں. یہ جتنا بھی ریونیو پچھلے سال بھی جو 6100 ارب کا کلیکشن ہوئی ہے اس میں میجر کنٹریبیوشن کراچی، لاہور، ملتان وغیرہ یہ بگ سٹیز کا ہے. تو وائی ناٹ یہ چھوٹے جو تحصیل لیول کے شہر ہیں وہاں کیوں نہیں یہ ایگزیکیوشن ہو رہی. وہاں پہ ہر شہر میں بلینس کا بزنس ہوتا ہے اور اس میں بڑی بڑی فروٹ منڈیاں ہیں، یہ جناز کی منڈیاں ہیں. تو اس میں ابھی تک انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا کہ وہاں پہ جا کے کوئی فکس ٹائپ کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے. حالانکہ ان کی اب چھوٹے شہروں میں ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے وہ 4 سے 5 لاکھ کی ڈیلی سیل کر رہا ہے، بلکہ بہت سارے تو اس سے بھی زیادہ ہیں. تو وہ ٹیکس کی باری آتی ہے تو وہ زیرو ٹیکس ہے یا 5-10 ہزار اینول پے کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر چلا لی ہے. سو ان کو چاہیے کہ آپ بڑے شہروں سے نکلیں اور جو انفورسمنٹ ٹیم ہے اس کو اویئرنیس، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس لے کے آئیں کہ بھائی یہ اتنا غلط کام نہیں ہے، ٹیکسز کو پے کرنا چاہیے. تو یہ ایک وے آؤٹ ہے کہ آپ کو بگ سٹیز کو چھوڑ کے اب چھوٹے شہروں میں بھی فوکس کریں تاکہ یہاں کے بھی لوگ جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا ریلیف ملے. سر آپ کی جو کمپنی ہے جوہر ٹاؤن میں بھی کام کری، خالد محمود اینڈ کمپنی کے نام سے، یہ اس کے فیوچر گولز کیا ہیں اور ابھی کرنٹلی یہ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے؟ جی ابھی ہم تو فنانشیل سروسز کو ہی فوکس کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ہم کو اس میں کوئی زیادہ ویریشن نہیں لانا چاہتے کیونکہ اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور اسی میں ہی ہم جو ہے ہمارا پورا جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی ہم اسی میں کر رہے ہیں اور جو ہمارا فوکس ہے وہ بھی فنانشیل سروسز کی طرف ہی ہے. سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں تو ان 2 ورڈس یہ ہوپ اینڈ موٹیویشن ہے. یہ لوگوں کے لیے ایک ہوپ ہے اور موٹیویشن ہے. اور میں نے اسپیشلی جب یہ کرونا میں فاؤنڈیشن کا کام دیکھا اور وہ اسپیچز سنی تو وہاں پہ جہاں پہ لوگ بالکل وہ لوز آف ہو چکے تھے اور لوگ فیل کر رہے تھے چیزیں، ان میں ایک چیز انکریجنگ وہ چیز آئی. سو دوسرا یہ جو آپ نے پروفیشنل وزڈم کا ایک سٹارٹ کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی کہ ہر چیز میں اسپیشلائزیشن آ چکی ہے. سر آخر میں یوتھ کو یا جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں لاء کی فیلڈ سے منسلک ہیں انہیں کوئی سجیشن کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ سر میں تو لائرس کو ایون جو بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں میری بڑی ایک اسٹرانگلی میں اس پہ ریکمینڈ کروں گا کہ فوکس کریں اپنے کام پہ. اسپیشلائزیشن ہے، آپ آل راؤنڈر کہ ایک بندہ کرمنل کر رہا ہے، سیول کر رہا ہے، ٹیکسیشن کر رہا ہے، بینکنگ کر رہا ہے، سارے کام نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام ہے. فوکس کریں، ایک فیلڈ پہ کریں فوکس اور اسی پہ ایفرٹ کریں. تھینک یو سو مچ خالد محمود صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بڑی اہم گفتگو کی، خاص طور پہ ٹیکس کے حوالے سے. بہت سارے لوگ جو اس پہ الجھتے رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم کہاں پہ، ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور خاص طور پہ جو بات انہوں نے کی کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چلانے کی، بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو بھی شعور دے اور ہمارے ملک کو ترقی دے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.